हमारा ये वीडियो डेंगू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि आपको डेंगू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डेंगू को प्रिवेंट करने में काफ़ी मदद करेगी आपको, आपकी फैमिली और आपके आसपास की कम्युनिटी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। जून जुलाई की तमतमाती गर्मी के बाद जैसे ही मानसून आता है हमको बहुत राहत मिलती है कि भैया मानसून आ गया, अब गर्मी जा रही। लेकिन जैसे ही मानसून आता है उसके साथ में कुछ खतरे और कुछ पैनिक भी बढ़ने लगते हैं। पैनिक कुछ ऐसे है कि उस समय में ऐसी ऐसी चीजों के भाव बढ़ जाते हैं जिनको पूरे साल कोई नहीं पूछता, जैसे कि बकरी का दूध, पपीते के पत्ते और न जाने क्या क्या। आप यूट्यूब को ही ले लीजिए, यूट्यूब पे आप टाइप कीजिए डेंगू फीवर, आपको दुनिया भर की वीडियोस मिलेंगे। आप उन वीडियोस में से 10 वीडियो जो आपकी पसंद की वो निकालिए और उन वीडियोस को ध्यान से देखिए। आपको किसी में भी सही साइंटिफिक नॉलेज नहीं मिलेगी जो आपकी वाकई हेल्प कर सके। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं डेंगू फीवर की, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जितने जुबान उतना ही नाम, डेंगू, डेंगी, ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार, डेंडी फीवर। डेंगू बुखार का इतिहास 200 से 250 साल पुराना है। डेंगू के फीवर के केस बहुत पुराने टाइम से रिपोर्ट होते आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक वाला जो डेंगू होता है, जिसको हम लोग डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, वो लगभग 20 से 25 साल से ही ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इंडियन ही इससे लड़ रहे हैं। ये दुनिया के लगभग 100 कंट्री या यूं कहिए कि 40% पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड जो है डेंगू से हर साल लड़ती है, और हर साल डेंगू का बुखार हमको ठेंगा दिखा के चला जाता है और बोल के जाता है कि मैं अगले साल फिर आऊंगा, इतने लोगों को अपने साथ लेके आऊंगा, तुमसे कुछ होता है तो करके दिखाओ। डेंगू का बुखार एक आम वायरल बुखार की तरह है। ये एक डेंगू वायरस की वजह से फैलता है। डेंगू वायरस ये 4 वायु का ग्रुप है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। जैसे कि हम सब आपस में भाई बहनों में एक सीक्रेट कोड होता है हमारे भाई बहनों के साथ में कि ये वाली बात पापा को बतानी है, ये वाली नहीं बतानी है, पापा को नहीं पता लगना चाहिए। ठीक वैसे ही इन चारों भाइयों को भी आपस में एक कोड होता है। ये अपने कोड के हिसाब से काम करते हैं। इस कोड को कुछ इस तरह से समझिए कि अगर किसी को इस सीजन में डेंगू 1 का इन्फेक्शन हो गया तो वो उस इंसान को जीवन भर डेंगू 1 का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। मतलब कि हमारा शरीर डेंगू 1 के अगेंस्ट इतनी सारी अच्छी एंटीबॉडी बना लेता है कि उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है, लाइफ वो इन्फेक्शन दोबारा नहीं हो। लेकिन ठहरिए, यही पर है असली कैच। जब किसी को एक डेंगू 1 जब मान लीजिए एक डेंगू 1 से बुखार हो गया, उस टाइम कुछ नहीं होगा, ये इसको प्राइमरी इन्फेक्शन बोलते हैं, पहली बार जो इन्फेक्शन में। लेकिन उसी इंसान को जब दूसरे वाले किसी और डेंगू से, डेंगू 2, डेंगू 3 या डेंगू 4 से इन्फेक्शन हो जाता है, तब डेंगू बहुत खतरनाक रूप ले सकता है, जिसको हम डेंगू हेमरेजिक या डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। और असली पैनिक की वजह ये दोनों ही बीमारियां हैं जो आमतौर पर डेंगू के 100 केसेस में से गिनते चुनते के मरीजों को ये वाला बुखार होता है। अब डेंगू वायरस जो है एक इंसान के शरीर में है, उसको दूसरे इंसान के शरीर में ज्यादा इन्फेक्शन को फैलने के लिए तो उसको सहारा चाहिए होता है एक मच्छर से। एक मच्छर के साथ में ये जहरीलों की तरह दोस्ती बना देता है। एक बार कोई भी मच्छर डेंगू वायरस से इन्फेक्ट हो गया तो जिंदगी भर वो मच्छर डेंगू वायरस से इन्फेक्ट रहता है और डेंगू को फैलाते रहता है। अब ये दोनों जो मच्छर है इनका नाम है एडिस इजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस। इंडिया में ज्यादातर एडिस इजिप्टाई होता है। ये काले रंग का मच्छर होता है और इसके ऊपर सफेद रंग की पट्टियां होती है। एक टाइगर की जैसी फीलिंग आती है, इसलिए इसको टाइगर मस्किटो भी कहते हैं। ये इनमें फीमेल जो मस्किटो होती है वो बाइट करती है इंसान को, क्योंकि उसको अंडे देने के लिए खून की जरूरत होती है। ये बहुत ही शातिर और बहुत ही फ्यूरियसली बाइट करती है। अगर एक वक्त पे एक से ज्यादा लोगों को भी बाइट कर सकती है, और इसमें जैसे ही बाइट करती है, बाइट करने का तुरंत बाद डेंगू के वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैला सकती है। और ये इसका जो बाइट करने का जो तरकीब है वो भी निराली होती है। ये पीछे से आके हमारे कोहनी से नीचे और घुटनों से नीचे बाइट करते हैं। ये वो नहीं, इसलिए तो आमतौर पर एक्सपोज रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जब भी ये सीजन होता है तो पूरी स्लीव्स की और पूरे कपड़े पहनने चाहिए ताकि मच्छर से आपका बचाव हो सके। ये मच्छर दिन के वक्त काटता है, लेकिन इस मच्छर के काटने का टाइम बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है, दिन के वक्त में। जैसे ही सूरज उगता है, सूरज उगने के 2 घंटे बाद तक और सूरज डूबने के
2-3 घंटे पहले तक ये मस्किटो बाइट करता है। तो ये वक्त वो वाला वक्त है जिस टाइम पर हम लोग काम कर रहे होते हैं, इसलिए अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है इस मच्छर से बचे रहने के लिए। इस मच्छर की जो फ्लाइट है, यानी कि जो उड़ने की जो कैपेसिटी है, वो 100 से 400 मीटर के करीब होती है। इसका मतलब ये है कि डेंगू का जो मच्छर है, जब भी लोगों को इफेक्ट करता है तो आसपास एक साथ एक ही जगह पे कई लोगों को ये बीमार कर सकता है, क्योंकि इसकी उड़ने की कैपेसिटी उतनी ही है। इसलिए डेंगू के एक साथ कई जगह एक ही घर में 3-4 केस मिलेंगे, आस पड़ोस में कई सारे केस मिलेंगे। इसलिए डेंगू का जो प्रिवेंशन है वो हमारा कम्युनिटी का एक नज़रिया होना चाहिए कि हमको डेंगू से बचे रहना है, खुद अकेले भी बाकी लोगों को भी बचाना है। अंड का खून पीने के बाद मच्छर को 4 से 5 दिन चाहिए तैयारी करने के लिए अंडे देने से पहले, और इसके लिए उसको एक ऐसी जगह चाहिए जो शांत हो और जो हल्के अंधेरे की जगह हो और उसमें कोई परेशानी ना हो उसको। और ये जगह कौन सी हो गई, जैसे कि टूटे हुए टायर जो हमारे छत पे पड़े रहते हैं, नारियल के खोल जो छतों पे पड़े रहते हैं, ऐसे बर्तन जिसमें हमारे पालतू पशु या पक्षी जो है पानी पीते हैं, और तो जैसे कि कूलर हो गया, और हमारे घर में जो आर्टिफिशियल जो गमले होते हैं उनके अंदर जो पानी है, और फ्रिज के जो नीचे जो ट्रे होती है उसमें पानी कलेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें, यानी कि जो आर्टिफिशियल जो कंटेनर होता है जो जोड़े मुखे, उन सब में ये मच्छर अपने अंडे देने के लिए तैयारी करता है। ये सारी जगह कौन इसको प्रोवाइड करता है? हम इंसान। तो इसलिए डेंगू इन्फेक्शन या डेंगू वायरस के लिए डेंगू का मच्छर कम जिम्मेवार है, हम इंसान ज़्यादा जिम्मेवार है। एक तो उसको शरण दे रहे हैं ऐसी जगह बिठा के, दूसरा अपना खून, और तीसरा उसी के इन्फेक्ट काटने से खुद बीमार भी हो गए। तो ये बात जो है बड़ी सोचने वाली है। ये मच्छर बड़े ही चालाकी के साथ में अपने अंडे देता है पानी की सतह पे ठहरे हुए पानी में, और जो बर्तन होता है उसके अंदर की सरफेस के साथ में अंडे देता है, और इसके अंडे ग्लू की तरह चिपके होते हैं। आमतौर पे आपने सुना होगा कि हर हफ्ते अपने घर में अपना जो कूलर है वो उसको साफ कर दीजिए, पानी निकाल दीजिए। लेकिन अगर मच्छर से डेंगू से बचना है खास तौर से, तो ये मैसेज काफ़ी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि अंडे चिपके हुए होते हैं और सतह से चिपके होते हैं, जैसे ही पानी साफ कर दोगे तो वो अंडे ऊपर ही चिपके रहते हैं, और इन अंडों में मतलब धूप, धूल, हवा, सूखापन, पानी की कमी सब कुछ झेलने की शक्ति होती है। और रिसर्च ने ये भी बताया है कि ये 1 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं, और जैसे ही दोबारा नेक्स्ट टाइम उस पर पानी गिरेगा तो ये फिर से बड़े मच्छर बनने की कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए जब भी कूलर का पानी हर हफ्ते साफ करते हैं तो उस कूलर को रगड़ कर साफ करना है, और सुखाने के बाद फिर उसमें पानी डालना है, तभी इसका बेहतर प्रिवेंशन हो सकता है। एक मच्छर की 3 हफ्ते की ज़िंदगी में 7 से 9 दिन लगते हैं उसको एक अंडे से पूरा मच्छर बनने में, और जैसे ही ये पूरा मच्छर बन जाता है तो इसको रेस्ट करने के लिए चाहिए अंधेरे कमरों की जगह, जो हमारे ड्राइंग रूम में होती है, बेडरूम में होती है, किचन में होती है, जहाँ पर उसको शांति से कोई परेशान ना करे। और जैसे ही उसको अंडे देने का वक्त शुरू होता है तब उसको चाहिए इंसान का खून, और असली गेम शुरू होता है यही से। मच्छर काटने के 4 से 7 दिन बाद डेंगू बुखार के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। डेंगू का बुखार अलग अलग तरीके से अपने एक्सप्रेशन शो करता है 4-5 तरीके से। पहला, जैसे कि अनडिफरेंशिएटेड फीवर, इसमें इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसको जो बुखार या हल्का जो गले में दर्द हो रहा है आम वायरस बुखार की तरह होता है, कि उसको ये डेंगू की वजह से हो रहा है। ये बिना डिटेक्ट हुए, बिना पता लगे ही इंसान ठीक भी हो उसको पता ही नहीं। ये ज्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं, जो 50 से 60% के करीब ऐसे ही होते हैं। फिर कुछ केसेस होते हैं जिनके अंदर जो दूसरे टाइप का, जिसमें उसको बोलते हैं क्लासिकल डेंगू फीवर। क्लासिकल डेंगू फीवर में अचानक से बहुत तेज बुखार होना शुरू हो जाता है, जिसमें 104 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, पूरे बदन में दर्द, पूरे जोड़ों में दर्द, हड्डियों का ऐसा लगता है कि हड्डियां टूटी हुई है, और इसी वजह से इसको ब्रेक बर्न फीवर भी कहते हैं। आंखों में, आंखों के चारों तरफ, आंखों के पीछे हिस्से पे बहुत तेज दर्द होता है, खास तौर से जब आंखें खिलती है। इसके साथ साथ इसका जो बुखार होता है वो सैडल बैग की तरह होता है, चढ़ता है और उतरता है। तो पहले क्या होता है कि शुरू में 2 दिन इसका तेज बुखार बहुत चढ़ेगा, फिर धीरे धीरे उतर जाएगा, फिर चौथे 5वें दिन फिर से बहुत तेज बुखार हो जाएगा। जब चौथे 5वें दिन इसका बुखार बढ़ता है, उसके साथ साथ 80% लोगों में स्किन पे दौरे होने लग जाता है, स्किन रैश जिसको बोलते हैं, स्किन रैश होने लग जाता है, कि पहले पेट पे होता है और फिर उसके बाद में हाथ पाँव पे होने लग जाता है। बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है कि चेहरे पर भी ये दाने फोन है।
जब दूसरी बार जब बुखार होता है, जब तो क्या जब स्किन पे मतलब दाने होना शुरू होते हैं, रैशेज होना शुरू होते हैं, इन रैशेज में खुजली भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे बुखार उतरने लग जाता है 5वें दिन के बाद, वैसे वैसे ये दाने भी अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। क्लासिकल डेंगू फीवर में ज़्यादातर लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन इनमें थोड़ी परसेंट में लोग ऐसे होते हैं जिनको अनयूजल ब्लीडिंग होती है, जैसे कि नाक से, मसूड़ों से, लेटरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते अच्छी ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। और डेंगू हेमरेजिक फीवर उन लोगों में ज़्यादा होता है जिससे पहले एक डेंगू से इन्फेक्शन वायरस इन्फेक्शन हुई है और अब उससे दूसरे टाइप के डेंगू वायरस इन्फेक्शन हो गए, तो ये मिक्सड इन्फेक्शन की वजह से उसको ये डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है। और डेंगू हेमरेजिक फीवर में से भी 30% लोग ऐसे होते हैं जिनको डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम का मतलब कि मरीज शॉक में चला जा सकता है, उसका प्लेटलेट का काउंट बहुत कम हो जाता है, जो कि हमारे शरीर में खून को रोकने में, ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। मेटाबॉलिट का नमी जो काउंट है वो बहुत ऊपर चला जाता है, ऊपर चली जाती है, उसका बीपी बहुत नीचे आ जाता है। और ये दिक्कतें आमतौर पर जो ये डेंगू शॉक सिंड्रोम है, शुरू के 24 से 48 घंटे में सबसे ज़्यादा खतरा होता है और उसके बाद मरीज ठीक होने लग जाता है। डेंगू जो शॉक सिंड्रोम है, उसकी एक आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब भी खतरनाक वाला डेंगू होता है, उससे पहले आपका शरीर जो है आपको अलग अलग लक्षण से इशारा देता है कि मैं काफ़ी खतरनाक वाले डेंगू की तरफ जा रहा हूँ। तो इसलिए जब भी किसी को डेंगू होता है, वो उस समय पैनिक करने के बजाय आपको ये पहचानना चाहिए कि कहीं मरीज में खतरे के लक्षण तो नहीं आ रहे। ये जो खतरे के लक्षण है, ये सबसे ज़्यादा होते हैं जब कि इंसान का डेंगू से का जो बुखार है, वो बुखार उतर जाता है। आमतौर पे ये होता है कि जब हमको बुखार उतर जाता है तो हमको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन डेंगू के बुखार में जैसे ही 5वें से 7वें दिन के बाद जब बुखार उतरना शुरू हो, तब सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तब मरीज जो है, जिसको डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम होने का खतरा होता है, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त में होता है। लेकिन ये होने से पहले जो खतरनाक लक्षण है वो अपने दर्शाता है, और ये खतरनाक लक्षण कौन से हैं? मरीज के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द हो जाना शुरू हो जाए, 3-4 से भी ज़्यादा उल्टियाँ हो जाए, मरीज के शरीर से हर जगह से खून निकलना, जैसे नाक से, मसूड़ों से, लेटरिन से, पेशाब से खून आना शुरू होना, शरीर पे लाल दाने आना शुरू हो जाना। अभी तक डेंगू बुखार का कोई भी परमानेंट और सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट नहीं, बस इसका इतना ही इलाज है कि समय पे इसके लक्षण पहचाने जाए और टाइम पे मरीज को सपोर्टिव केयर मिल सके, यही इसका इलाज है। डेंगू वायरस की इन्फेक्शन को पहचानने के लिए कई तरह के टेस्ट उपलब्ध हैं, जैसे RT-PCR, PNRT। ये वो दोनों टेस्ट हैं जो बहुत ही कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, शॉर्ट बताते हैं कि वायरस का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसकी लेकिन ये टेस्ट जो है बहुत कॉस्टली होता है और आमतौर पर उपलब्ध होते ही नहीं। फिर इसके बाद में आता है NS1 टेस्ट का। NS1 बेसिकली नॉन स्ट्रक्चरल एंटीजन को पकड़ता है और ये एक्यूट इन्फेक्शन को पहचानता है कि हाल फिलहाल में ये जो इन्फेक्शन चल रही है डेंगू की वजह से तो है या नहीं। फिर नंबर आता है IgG व एलाइजा का। ये टेस्ट हम करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन के पहचानने के लिए। नेगेटिव है तो प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंड पॉजिटिव है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन से कि अगर पहले इसको डेंगू का किसी एक टाइप से बुखार हुआ है तो अब दूसरे वाले से तो नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो उसमें मरीज़ को हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हमको ये जानना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपके जो डॉक्टर हैं वो भी जो प्लेटलेट काउंट और हेमेटोक्रिट की वैल्यू से काफ़ी अच्छा खासा अंदाज़ा लगा पाते हैं कि मरीज़ की हालत कैसी है। अब बात आती है कि मरीज़ को जब बुखार है डेंगू का, तो उस टाइम पे उसको किस किस तरह की मदद और किस किन बातों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी, नंबर 1 कि मरीज़ को अब और मच्छर नहीं काटने चाहिए किसी भी कीमत पर। उसके लिए उसको मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और या पर्सनल प्रोटेक्शन का भी आप इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर जब मरीज़ को बुखार होता है तो उस वक्त उसके शरीर में डेंगू का वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और अब अगर उसको किसी और मच्छर ने काट लिया तो वो दूसरे परिवार के मेंबर्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरी बात, क्यों ये जैसे ही अगर इंसान को बुखार है, अगर उसको किसी ऐसे मच्छर ने काट लिया जिसके शरीर में दूसरे टाइप का
डेंगू वायरस है तो उसमें और भी मुसीबत बन सकती है। मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करवाना चाहिए। मतलब बुखार के लिए सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल की दवाई लेनी है, सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल की टैबलेट लेनी है। इसके अलावा बुखार के लिए और कोई दवाई नहीं लेनी है। अगर मरीज को बुखार तेज है तो उससे ठंडे पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं। ठंडे पानी का मतलब जो ठंडा हो, ऐसा ना हो कि फ्रिज से निकाला हो, बिल्कुल चिल्ड वाटर नहीं। कई बार वो भी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। मरीज को आप बिल्कुल भी प्रोफेन, एस्पिरिन इस तरह की कोई टेबलेट बुखार देने के लिए या दर्द के लिए ना दें, क्योंकि इनसे ब्लीडिंग होने का चांस ज़्यादा रहता है। जो मरीज दिल की बीमारी से ग्रसित हैं और एस्पिरिन ले रहे हैं ऑलरेडी, उनको अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर से ज़रूर बताना चाहिए। अपनी मर्जी से स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक इस तरह की दवाई बिल्कुल भी ना लें। ये फ़ायदे की बजाय नुकसान कर सकती है। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी कि मरीज़ के शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। उसके लिए आप नारियल पानी दे सकते हो, जूस दे सकते हो, नींबू पानी दे सकते हो और किसी भी तरह की लिक्विड डाइट दे सकते हो जो मरीज़ को ठीक लगे, लेकिन उसके शरीर से पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और आपको ये बात भी नोटिस करते रहना चाहिए कि मरीज़ को कितने कितने देर में पेशाब आ रहा है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ओआरएस बहुत अच्छा साधन है। ओआरएस दे सकते हैं। ओआरएस में कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब बात आती है कि इस डेंगू इन्फेक्शन है, इससे बचा कैसे जाए, प्रिवेंट कैसे किया जाए। अगर आप पर्सनल लेवल की बात करें तो पूरी स्लीव्स के कपड़े पहने और पूरे कपड़े पहने ताकि वो मच्छर को काट ना पाए। टी शर्ट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। अगर ख़ास तौर से जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो उनके शरीर पे जो एक्सपोज पार्ट है उन सब पे मॉस्किटो रिपेलेंट जो है वो क्रीम वगैरह लगानी चाहिए। आजकल अलग अलग तरह के टैटू फॉर्म में भी मॉस्किटो रिपेलेंट केमिकल्स उसमें होते हैं ताकि वो बच्चा उससे दूर हटे रहे, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेंगू के लिए जब CDC जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अटलांटा उनकी रिकमेंडेशन देखी जाए, WHO रिकमेंडेशन देखी जाए कि जो सबसे अच्छा पर्सनल प्रोटेक्शन के मामले में बात करी जाए तो बीट नाम का एक केमिकल होता है जो इससे हीट मच्छर को दूर भगाता है। तो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं तो एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिए कि उसमें बीट नाम का केमिकल है या नहीं। फिर जब बात आती है कि हैंडलिंग की लेवल पे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो ओपन कंटेनर अपने अपने घर के आसपास, आप अपने घर के अंदर, तो वो हर हफ्ते उनको चेक करना चाहिए। कूलर वगैरह को अगर साफ़ करना है तो रगड़ कर सुखा कर ही दोबारा से इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रिज के नीचे जो रखी जो ट्रे है उसको आमतौर पर लोग भूल जाते हैं, उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर का जो फॉगिंग करवाने का फ़ायदा दूसरे बीमारियां जैसे मलेरिया में इसका फ़ायदा हो सकता है। कम्युनिटी लेवल पे CDC अटलांटा है, WHO का ये कहना है कि जितने भी तरीके हैं उनमें से सबसे अच्छा तरीका है सोर्स रिडक्शन। सोर्स रिडक्शन का मतलब जहाँ जहाँ पर डेंगू का मच्छर पड़ता है उन जगह को घटा दीजिए या ख़त्म कर दीजिए या उसको साफ़ सुथरा रखिए, तो डेंगू नहीं फैलेगा और डेंगू अपने आप कम होने लग जाएगा। एक मेरी बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, 1996 में जब दिल्ली का केस हुआ था, दिल्ली में आउटब्रेक हुआ था, तो उसकी स्टडी से ये सीख मिली थी कि बहुत ज़्यादा प्लेटलेट चढ़ने का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। और लोगों में डेंगू के सीज़न में एक तरह से होड़ लग जाती है कि प्लेटलेट चढ़ाओ, और लोग अपने डॉक्टर्स पर भी प्रेशर बनाने लग जाते हैं, खास तौर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो रिक्वेस्ट है कि ये प्लेटलेट कब चढ़ानी है इसका निर्णय आप अपने डॉक्टर पे ही छोड़ दीजिए, उन्हीं को ही निर्णय देने। हर मरीज को प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इस वीडियो में इतना ही। वैसे तो हमने अपनी तरफ से सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आप कोई सवाल आते हैं और इस वीडियो में आपको लगता है कि कोई चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या आपको इस वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें बताइए। वीडियो लंबा ज़रूर है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए।